नमस्कार टू ऑल हु आर वॉचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओस्मोसिस के बारे में। ये साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको अपन 11th-12th जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो डिस्कस करते ही हैं, उसके साथ ही साथ 8th-9th की जो जनरल साइंस है उसमें भी इसको डिस्कस किया जाता है। तो पहले अपन कंटेंट देख लेते हैं। अपन बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके हायर लेवल तक जितने भी इसमें चीज़ें हो सकती है वो सभी अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना फर्स्ट पॉइंट होगा डिफ्यूज़न, और फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देन नेक्स्ट विल बी ओस्मोसिस। ये अपना मेन पॉइंट है। तो ओस्मोसिस जो है वो एक टाइप का डिफ्यूजन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो इसलिए ओस्मोसिस से पहले इन दोनों पॉइंट्स को कवर करना जरूरी है। तो ओस्मोसिस के बाद में अपना पॉइंट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के लॉज और इन लॉज से अपन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, कितने टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स का एक एक एग्जाम्पल अपन सोल्व करेंगे। और लास्ट में टर्म्स रिलेटेड टू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स अपने पास, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और भी कई टर्म्स है, और उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे डिटेल से। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, जिससे इसी तरह के और भी जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है उनकी लर्निंग आपको मिल सके। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। और ये जो पॉइंट है वो खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है सभी क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों से ही पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट वो है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न जो है उसको अपन कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक रूम है, इसमें अपन कोई चीज़ यहाँ पे बर्न की है, तो उससे जो स्मोक जनरेट होगा वो रूम के दूसरे एरिया में अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो डिफ्यूज़न की वजह से है। अपन देखते हैं कि स्मेल जो है परफ्यूम की वो दूर तक जाती है, तो वो भी डिफ्यूज़न की वजह से है। तो डिफ्यूज़न जो है अपने पास, डिफ्यूज़न को यदि अपन डिफाइन करें तो डिफ्यूज़न एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस they move from their higher concentration area to their lower concentration area। यानी जो पार्टिकल्स है किसी सब्सटेंस के, वो एक ऐसे एरिया से जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे दूसरे एरिया की ओर मूव करेंगे जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, इसको कुछ एग्जांपल लेके अपन अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है डिफ्यूजन अपने पास तीनों स्टेट्स में होता है: डिफ्यूजन इन गैस, डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। अब डिफ्यूजन इन गैस को यदि अपन समझें, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये क्लोज रूम है, रूम के अंदर जो है अपने कोई चीज़ यहाँ पे जैसे बर्न की है, तो बर्न करने से इसमें स्मोक जो है वो जनरेट होगा। रूम का जो दूसरा एरिया है वहाँ पे एयर है, वहाँ पे स्मोक नहीं है। तो स्मोक जो है यहाँ पर जहाँ पर बर्निंग हो रही है वहाँ पे इसका हायर कंसंट्रेशन एरिया है, और रूम का दूसरा पार्ट जहाँ पर स्मोक नहीं है या कम है वहाँ पर इसका लोअर कंसंट्रेशन एरिया है। तो स्मोक जो है वो अपने आप ही इसके हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर स्प्रेड हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो डिफ्यूजन की वजह से हो रही है। यहाँ पे स्मोक का डिफ्यूजन हो रहा है, ये हायर कंसंट्रेशन एरिया से इसके पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूव कर रहे हैं। डिफ्यूजन ऐसे ही लिक्विड्स में भी होता है। जैसे कंटेनर में वाटर लिया अपन ने, वाटर लिक्विड है, इसमें एक इथेनॉल की जो है ड्रॉप अपन डाल रहे हैं। इथेनॉल जो है ये भी लिक्विड है, तो जहाँ पे ड्रॉप गिरी है वहाँ पे इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये इथेनॉल का हायर कंसंट्रेशन एरिया है। और वाटर का दूसरा पार्ट जहाँ पे इथेनॉल नहीं है वहाँ पे इथेनॉल की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ये इथेनॉल का लोअर कंसंट्रेशन एरिया है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये ड्रॉप यहीं पे नहीं रहेगी जहाँ पे ये गिरी है, ये ड्रॉप पूरे वाटर कंटेंट के अंदर फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर मूव करेंगे थ्रू डिफ्यूजन। और इसके लिए ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं ये नेचुरल इनका मूवमेंट है, इसके लिए किसी आर्टिफिशियल या आउटर फोर्स की जरूरत नहीं होती है। अब डिफ्यूजन इन सॉलिड यदि अपन देखें तो डिफ्यूजन इन सॉलिड जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। जैसे एक रूम है अपने पास, रूम में अपने पेट्री डिश में कुछ सॉलिड इंक या डाई ली है। ठीक है, इसको पेट्री डिश को कहीं पे रखा है अपन ने,
तो सॉलिड इंक या डाई के जो पार्टिकल है ये अपने आप ही रूम के दूसरे एरिया जहाँ पे सॉलिड इंक या डाई नहीं है वो नहीं जाएंगे। ठीक है, ये अपन देख सकते हैं सॉलिड इंक या डाई जैसे अपन यहाँ पे रख दें तो ये इंक या डाई जो रखी है वो रूम के दूसरे एरिया में जहाँ पे सॉलिड इंक या डाई नहीं है वहाँ पे अपने आप मूव नहीं करेंगे। यानी सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, ये जो डिफ्यूजन है वो सॉल्यूशन स्टेट में होता है। सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन है वो होता है अपने पास इन सॉल्यूशन स्टेट। जैसे इसी इंक या डाई का अपन ने सॉल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर, तो ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन ऑफ इंक। अब इसकी एक ड्रॉप, इस सॉल्यूशन की एक ड्रॉप यदि वाटर के अंदर अपन डालेंगे तो ये जो ड्रॉप है वो पूरे वाटर कंटेंट में फैल जाएगी। यानी इसके पार्टिकल्स जो वो मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर। ठीक है, यानी जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है उससे दूसरे एरिया की ओर जहाँ पे पार्टिकल कम है। तो सॉलिड का जो डिफ्यूजन है वो अपने पास सॉल्यूशन स्टेट में होता है। इस तरह से अपन ने देखा सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। तो फर्स्ट अपना पॉइंट क्लियर है डिफ्यूजन। इसके बाद में जो है सेकंड पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में अपन SPM कहते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझने के लिए पहले सॉल्यूशन को समझना जरूरी है। सॉल्यूशन जैसा कि अपन जानते हैं ये सोल्यूट और सॉल्वेंट इनका कॉम्बिनेशन होता है। सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो लार्ज साइज के होते हैं और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। और इन दोनों को यदि अपन कंबाइन कर दें तो अपने पास बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स है और ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। अब सॉल्यूशन को मेम्ब्रेन, सॉल्यूशन को किस पार्ट को मेम्ब्रेन उससे उसके थ्रू होके जाने दे रही है, उसके बेसिस पे अपने पास जो मेम्ब्रेन्स है वो 3 कैटेगरी की होती है। फर्स्ट जैसे अपन ने ये मेम्ब्रेन ली, इसकी जो पोर्स की साइज है वो बहुत स्मॉल है। अब इधर अपन ने सॉल्यूशन रखा जिसमें ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, ये सोल्यूट पार्टिकल्स है। जैसे सोल्यूट है लार्ज साइज के और स्मॉल साइज के सॉल्वेंट पार्टिकल्स है। तो अब ये जो पार्टिकल है वो यदि इन पोर्स से होके जाना चाहें तो नहीं जा सकते, न सॉल्वेंट पार्टिकल जा सकते और सोल्यूट पार्टिकल की तो अपन सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये जो पोर्स की जो साइज है मेम्ब्रेन की वो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल की साइज से छोटी है। तो ये जो है मेम्ब्रेन सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को परमिट नहीं करेगी जाने के लिए, परमिट नहीं कर रही है, इसलिए इसको अपन कहते हैं नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉन परमिएबल मीन्स विच डज नॉट अलाउ एनी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन टू पास थ्रू इट। अब सेकंड जैसे अपन ये मेम्ब्रेन लिए जिसके पोर्स की साइज बहुत बड़ी है और इसके एक तरफ अपन यदि सॉल्यूशन रख देते हैं तो अपन देखेंगे कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो इससे मूव कर जाएंगे, सोल्यूट पार्टिकल भी इससे होके मूव कर जाएंगे, क्योंकि इसके जो पोर्स की जो साइज है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल की साइज से बड़ी है। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं अपन परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन यानी इट परमिट्स होल ऑफ द सॉल्यूशन टू पास थ्रू इट। इससे होके दोनों जो अपने पास है सोल्यूट सॉल्वेंट वो दोनों इससे होके चले जाते हैं। अब ओस्मोसिस जो है उसमें अपने पास जिस मेम्ब्रेन में इंटरेस्ट है वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इन दोनों का मिडल केस है, यानी कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर पोर्स की जो साइज है वो नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन से थोड़ी ज़्यादा होगी और परमिएबल मेम्ब्रेन से थोड़ी कम होगी। तो सेमी इस मेम्ब्रेन में यदि अपन देखें तो देखो ये सोल्यूट पार्टिकल्स है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, तो इन पोर्स से होकर सोल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो आसानी से मूव कर जाते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे होकर केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं करते। तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल मीन्स परमिट्स टू और अलाउज टू पास थ्रू, एंड मेम्ब्रेन मीन्स इट इज मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली हाफ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। यानी एक सॉल्यूशन का जो हाफ पार्ट है सॉल्वेंट उसी को इससे होके पास होने के लिए अलाउ करती है, सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि इसके जो पोर्स की साइज जो होती है वो सोल्यूट पार्टिकल्स से छोटी होती है और इसके पोर्स की जो साइज होती है वो सॉल्वेंट पार्टिकल से बड़ी होती है। ये अपने पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है
ये अपन ने डिस्कस की, इससे होकर सोल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, केवल सोलवेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो इस तरह की मेम्ब्रेन को अपन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे कुछ अपन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये नेचुरल भी होती है। नेचर में जितनी भी अपने पास मेम्ब्रेन्स है वो सब सेमी परमिएबल नेचर की होती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचर के अंदर आते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बेसिकली सेल से मिलके बने होते हैं। और इनकी जो सेल्स है, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये एक कवरिंग से, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन खुद भी सेमी परमिएबल नेचर की होती है। इसका रीज़न भी है, यदि अपन देखें कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल नेचर की क्यों होती है। अपन जानते हैं कि नेचर जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है वो एनिमल्स और प्लांट्स के बेनिफिट के लिए होती है। तो जैसे अपन कोई भी चीज़ इंटैक्ट करते हैं या प्लांट्स भी कोई चीज़ अब्जॉर्व करते हैं, वो अल्टीमेटली जो है उनके सेल के कॉन्टेक्ट में आती है। अब जैसे मान लो ये ह्यूमन सेल है, इसके चारों ओर ब्लड है, इसमें ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी है, कुछ पैथोजेंस भी है, अनवांटेड पार्टिकल्स भी है, ठीक है। तो अब ये सेल है, तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी जो रिक्वायर्ड पार्टिकल है, जो बेनिफिशियल है सेल के लिए, वो अंदर आ जाए, और जो नॉन रिक्वायर्ड है वो अंदर नहीं आए। तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल होना जरूरी है। नॉन परमिएबल और मतलब कंप्लीटली परमिएबल और नॉन परमिएबल होना इसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हार्मफुल होगा। इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो सारी सेमी परमिएबल नेचर की होती है, यानी एनिमल्स और प्लांट्स की जितनी भी अपने पास मेम्ब्रेन्स है वो सेमी परमिएबल नेचर की होती है, और उनको अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो अपन यूज़ करते हैं, प्लांट से अपन यूज़ करते हैं द वॉल्स और आउटर लेयर ऑफ रूट्स की जो आउटर लेयर है प्लांट्स की, उसको अपन सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एनिमल्स में जो अपन यूज़ करते हैं जनरली वो है पोर्चमेंट जो है ये अपने पास होती है वॉल ऑफ गॉल ब्लैडर ऑफ पिग की जो गॉल ब्लैडर है उसकी आउटर जो वॉल है उसको पोर्चमेंट कहते हैं, वो भी सेमी परमिएबल नेचर की होती है। इसके अलावा ये नेचुरल थी। अब नेचुरल के अलावा कुछ जो है आर्टिफिशियल भी या सिंथेटिक, ये अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। और इसमें जो जनरली जो केमिकल यूज़ किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म करने के लिए वो है अपने पास सेलोफेन मटेरियल है, केमिकल है, जिससे अपन आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। इसको अपन लर्न भी कर सकते हैं। देखो जनरली अपन ने ब्रांड होता है पेन का अपने पास, सेलो पेन, ये कभी यूज़ किया होगा। तो सेलो पेन जो है उसमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, यहाँ HA लिखना है, यहाँ E लिखना है, तो ये बन गया सेलोफेन। सेलोफेन एक इम्पोर्टेंट केमिकल है, इसका यूज जो है अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर्म करने के लिए करते हैं। तो अपने पास अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपन ने डिस्कस की। अब अपना जो मेन पॉइंट है वहाँ पे आता है अपन ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस से पहले डिफ्यूजन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए पढ़ा है क्योंकि जब इन दोनों को अपन कंबाइन कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ओस्मोसिस। तो अब अपन डिस्कस करेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, यदि एक लाइन में अपने को लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं ओस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन विच इज थ्रू SPM, मीन्स डिफ्यूजन थ्रू SPM इज नॉन एज ओस्मोसिस। यानी ओस्मोसिस में भी पार्टिकल्स जो है वो अपन कहा कि ओस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन है, यानी इसमें भी कोई पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। और ये किसके थ्रू मूव करते हैं, ये मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि जैसे अपन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके दोनों तरफ अपन ने दो सॉल्यूशन रखे हैं। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, सोल्यूट पार्टिकल होता है, इसमें से केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके पास हो सकता है। यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट में या डिफ्यूजन तो सॉल्वेंट का ही होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अब सॉल्वेंट जो है, एक तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है और एक दूसरा एरिया है अपने पास जिसमें सॉल्वेंट कम है। ये दो सॉल्यूशन अपन ने लिए हैं, ये सॉल्यूशन 1 है, ये अपने पास सॉल्यूशन 2 है, ठीक है। इन सॉल्यूशन अपन जानते हैं कि सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर होता है,
लेकिन अभी अपन केवल इनके सोलवेंट पार्ट को देखते हैं। तो इधर जो है सोलवेंट ज़्यादा है इस कंपार्टमेंट में, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन 1 के अंदर। सॉल्यूशन 2 के अंदर जो है अपने पास सोलवेंट कम है। तो अपन जानते हैं कि डिफ्यूजन किधर होता है, डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, यानी ये जो सोलवेंट पार्टिकल होंगे वो इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में मूव करेंगे थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को अपन ओस्मोसिस कहते हैं, यानी कि ओस्मोसिस मूव करते हैं। ओस्मोसिस में होता क्या है, ओस्मोसिस में जो सोलवेंट पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल, वो मूव करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मूव करते हैं, और किधर से किधर मूव करते हैं, वो एक सॉल्यूशन से मूव करते हैं जिसमें सोलवेंट ज़्यादा है, उससे होके दूसरे सॉल्यूशन में मूव करते हैं जिसमें सोलवेंट कम है। ठीक है, तो दिस सॉल्यूशन 1 कंटेनिंग मोर सोलवेंट, दिस सॉल्यूशन 2 कंटेनिंग लेस सोलवेंट। ठीक है, तो अपने पास ये सिंपल सा डिफ्यूजन ओस्मोसिस का डेफिनेशन आ गया। ओस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सोलवेंट पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन से मूव करते हैं जिसमें ज़्यादा सोलवेंट है, उससे एक दूसरे सॉल्यूशन में मूव करते हैं जिसमें सोलवेंट कम है। अब अपन जानते हैं कि सोलवेंट सॉल्यूशन के अंदर जो अपने पास है सोल्यूट भी होगा। अब यहाँ पे सोलवेंट ज़्यादा है तो सोल्यूट लेस होगा, मोर सोलवेंट प्लस लेस सोल्यूट, यानी यहाँ पे लार्ज जो पार्टिकल है वो अपन कम नंबर में बनाएंगे, यहाँ लेस सोलवेंट प्लस मोर सोल्यूट, यानी यहाँ पे जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा नंबर में बनेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि अपने पास बुक में यदि अपन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि सोलवेंट पार्टिकल्स मूव थ्रू एसपीएम दे मूव, ठीक है यहाँ तक, लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ रहता है अपने पास दे मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जबकि डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ऐसा क्यों है, इसको देखो अपने पास सोलवेंट की कंपैरिजन सोलवेंट के रेफरेंस में देखते हैं तो यहाँ पे मोर सोलवेंट है, यहाँ पे लेस सोलवेंट है, यानी सोलवेंट ज़्यादा सोलवेंट से कम सोलवेंट की ओर सोलवेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन अपन जानते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म जो अपन सॉल्यूशन की लेते हैं, जितनी भी है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो सब सोल्यूट के बेसिस पे ली जाती है। यानी यहाँ पे जब लेस सोल्यूट है तो कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की अपन लिखेंगे लेस, क्योंकि कंसंट्रेशन इस सोलवेंट से नहीं ली जाती, कंसंट्रेशन ली जाती है सोल्यूट से, और जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो सोलवेंट के हैं, इसलिए अपन लिखते हैं लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन का जो बेसिक कंसेप्ट है कि पार्टिकल्स मूव करते हैं उनके हायर से उनके लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर, वो भी अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे लिखते हैं अपन सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, वो भी सही है। तो इसमें दोनों ही अप्लाई हो रही है, क्योंकि अपने पास जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल वो सोलवेंट है, सोलवेंट का डिफ्यूजन हो रहा है, तो मोर सोलवेंट कंसंट्रेशन टू लेस सोलवेंट कंसंट्रेशन वो मूव करेंगे। लेकिन कंसंट्रेशन अपन सोलवेंट से न लेके सोल्यूट से ले रहे हैं, तो अपन लिखेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ओस्मोसिस को डिफाइन किया। ओस्मोसिस में 3 चीजें अपने को लिखनी है। फर्स्ट इज सोलवेंट पार्टिकल्स मूव, ठीक है। सेकेंड, किससे होके मूव करते हैं वो, दे मूव थ्रू एसपीएम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे मूव। एंड थर्ड, किधर से किधर मूव करते हैं वो, लेस कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन दे मूव। ठीक है, अब इसमें एक केस और ले सकते हैं अपन, जब एक तरफ अपन ने प्योर सोलवेंट लिया है और एक तरफ अपन ने सॉल्यूशन लिया है। सपोज ये सॉल्यूशन है और एक तरफ अपन ने केवल प्योर सोलवेंट लिया है जिसमें इधर सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, ये अपने पास प्योर सोलवेंट। तो अब अपन जानते हैं कि प्योर सोलवेंट में सोलवेंट तो ज़्यादा होगा ही, यहाँ 100% सोलवेंट है, यहाँ पे सोलवेंट 100% से तो कम ही होगा। तो यहाँ पे जो सोलवेंट पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पे और अपन लिख सकते हैं केस में कि आइदर दे मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और दे मूव फ्रॉम प्योर सोलवेंट
टू सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन वाइज भी देख सकते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन 0 है क्योंकि सोल्यूट नहीं है, कंसंट्रेशन सोल्यूट के बेसिस पे ली जाती है। यहाँ पे कंसंट्रेशन नॉन जीरो है, कुछ तो होगी, सोल्यूट पार्टिकल्स तो भाई इधर, तो अपन इससे भी इसको मैच कर सकते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो अपने ऑस्मोसिस को डिफाइन किया। ऑस्मोसिस एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें सोल्वेंट, बस 3 चीज़ें इसमें अपने को मेंशन करनी है और लर्न करनी है कि एक तो सोल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं और किधर से किधर थ्रू एसपीएम वो मूव करते हैं, और किधर से किधर मूव करते हैं वो एक ज़्यादा सोल्वेंट से कम सोल्वेंट पार्ट की ओर, यानी कि लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। अब ऑस्मोसिस के बाद में जो अपना मेन इसके बाद पॉइंट आएगा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से अपन डिनोट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यदि अपन देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेशर है जिससे ऑस्मोसिस हो रहा है। ठीक है, अपन जानते हैं कि फिजिक्स में एक नेचुरल सी प्रोसेस है, नेचुरल सी फिनोमिनन है कि विदाउट फोर्स लगाए कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है। अब यहाँ पे सोल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी न किसी फोर्स से ये मूव कर रहे हैं, इन पे कोई ना कोई नेचुरल फोर्स इनको मिल रहा है जिसकी वजह से ये अपने आप ही इधर से इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। अब उस फोर्स की वजह से इनमें जो प्रेशर मिल रहा है, क्योंकि जहाँ फोर्स होगा वहाँ प्रेशर भी होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो जिस नेचुरल प्रेशर से ये सोल्वेंट पार्टिकल्स ऑस्मोसिस हो रहा है इनका, उसी को बोलते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर से ये पार्टिकल जो है सोल्वेंट पार्टिकल्स एसपीएम से होकर मूव कर रहे हैं, उसी प्रेशर को अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको अपन यहाँ से मेजर नहीं कर सकते। अपन सोल्वेंट पार्टिकल्स तो इधर के साथ तो इधर जा नहीं सकते कि ये किस प्रेशर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए अपन क्या करेंगे? ठीक है, ये जैसे अपन ने एक ब्लॉक लिया, एक वुडन ब्लॉक है, इस पर इधर से कोई प्रेशर अप्लाइड है और इस प्रेशर की वजह से ये फोर्स अप्लाइड है, इस फोर्स का पर यूनिट एरिया ही प्रेशर हो जाएगा। इस फोर्स या प्रेशर की वजह से ये ब्लॉक इधर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस मूवमेंट को रोकने के लिए अपने को क्या करना होगा? इस मूवमेंट को रोकने के लिए अपन इधर से एक और आर्टिफिशियल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो जब ये अपन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाइड है, ये नेचुरल है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। अब जब ये अप्लाइड फोर्स क्या करेगा? इसकी मूवमेंट को जो है स्लो करेगा, और एक कंडीशन में जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे F और F1, तो जो नेट मूवमेंट है वो 0 होगी, यानी इस कंडीशन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो जब मूवमेंट नहीं हो रही है तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो अप्लाइड प्रेशर है ये उस ओरिजिनल प्रेशर के इक्वल हो गया जो पहले से लग रहा है, या अप्लाइड जो फोर्स है वो जो पहले से फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे जो इसको मूवमेंट दे रहा है, इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इन पार्टिकल्स में एक नेचुरल प्रेशर है जिसकी वजह से ये इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये नेचुरल फोर्स है जिसकी वजह से इधर ये मूव कर रहे हैं, ये इसकी वजह से सपोज। अब अपने को इस फोर्स को अप्लाई मेजर करना हो कि किस फोर्स या किस प्रेशर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पे एक अपने पिस्टन रखा और इस पिस्टन पे एक प्रेशर अप्लाई किया अपन ने, ये अप्लाइड है, अप्लाइड प्रेशर है। ये यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है वो नेचुरल प्रेशर है। ठीक है, अब जब अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं, तो ये नेचुरल प्रेशर की वजह से मूव कर रहे हैं। इस अप्लाइड या आर्टिफिशियल प्रेशर की वजह से पार्टिकल जो है सोल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर भी मूव करने लगे हैं। ठीक है, अब यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा था इधर वो स्लो हो जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों तरफ के जो मूवमेंट हो रहे हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल ये इक्वल रेट से होने लग जाएंगे, यानी नेट मूवमेंट हो जाएगा 0। नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस कंडीशन में हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं, जैसे यहाँ अपन ने कहा था कि यहाँ पर जो अप्लाइड प्रेशर है ये अब इस नेचुरल प्रेशर के इक्वल हो गया। ठीक है,
तो अपन मेजर करने की जब बात करते हैं या उसी तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं तो अपन लिखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक आर्टिफिशियल प्रेशर है जो किसी सॉल्यूशन पर लगाया जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर होने वाले ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, एक सॉल्यूशन है उसके अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है, उसके अंदर एसपीएम से होकर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उस मूवमेंट को रोकने के लिए जो सॉल्यूशन है उस पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वही प्रेशर उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन ने डिफाइन किया। यहाँ से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सपोज ये जो प्रेशर है, अब जब नेट मूवमेंट दोनों तरफ इक्वल है, नेट मूवमेंट जीरो हो गई, तो ये जो पी है ये पाई के इक्वल होगा। अब सपोज अपन ने प्रेशर लगाया है यहाँ पर जो कि पाई से कम है, पाई से कम है, तो ये होगा कि जो आर्टिफिशियल मूवमेंट इधर हो रही थी ये थोड़ी स्लो होगी, यानी जो नेट मूवमेंट है वो भी इधर ही रहेगा इस कंडीशन में। जब पी पाई के इक्वल है तो नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्या इस कंडीशन में मूवमेंट रुक गया? मूवमेंट नहीं रुका, लेकिन जो दो ऑपोजिट मूवमेंट है अपने पास प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में, वो दोनों इक्वल रेट से हो गए, इसलिए नेट मूवमेंट जीरो हो गया। अब तीसरी कंडीशन आती है जहां से अपन यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको शॉर्ट में अपन आरओ कहते हैं। तो जब सपोज यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर ये ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा देंगे अपन, ज्यादा यदि प्रेशर यहाँ पे लगा देंगे तो ये अपन जानते हैं कि अब जो अप्लाइड प्रेशर है, आर्टिफिशियल जो प्रेशर वो ज्यादा हो गया तो आर्टिफिशियल मूवमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, यानी अब नेट जो मूवमेंट होगी वो होगी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर, यानी कि मोर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। तो इस मूवमेंट को अपन कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस दोनों के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं, दोनों के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो वो मूव करते हैं थ्रू एसपीएम वो मूव करते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ऑस्मोसिस नेचुरल है, उसमें जो पार्टिकल मूव करते हैं वो मूव करते हैं प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, या फिर लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। लेकिन जो रिवर्स ऑस्मोसिस है उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूव करते हैं थ्रू एसपीएम ही मूव करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी वो मूव करते हैं सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर या फिर मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल है, रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होता। रिवर्स ऑस्मोसिस के यदि अपन यूजेस देखते हैं तो देखो, जैसे अपने पास ये इम्प्योर वाटर है, ये वाटर है, ये इम्प्योरिटीज है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस से अपन क्या कर सकते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस से इसमें जो वाटर कंटेंट है इम्प्योर वाटर के अंदर, उसको अपन प्योर वाटर के अंदर भेज सकते हैं और लास्ट में यहाँ पे बच जाएगी इम्प्योरिटीज। ठीक है, यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उनको अपन इधर भेज रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस में यही हो रहा है। तो ये प्योर वाटर के अंदर आके मिल रहे हैं और इम्प्योरिटीज अलग रह रही है इधर। जब ये पूरे सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे तो यहाँ केवल इम्प्योरिटीज ही बच जाएगी। तो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस जो है उसका यूज इम्प्योर वाटर को प्योर करने के लिए किया जाता है, या सलाइन वाटर जो होता है उससे सोल्ट को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे ये सलाइन वाटर है जिसमें सोल्ट और वाटर के पार्टिकल है, अब अपने जो वाटर के पार्टिकल है उनको इधर भेज दिया तो सोल्ट के पार्टिकल इधर बच जाएंगे। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इसका यूज आरओ जिसको कहते हैं, इसका यूज वाटर को प्योर करने के लिए किया जाता है और सोल्ट को, जो सलाइन वाटर जो होता है उससे सोल्ट को अलग करने में किया जाता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद में जो है अपन स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सम लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई। अब जनरली क्या होता है कि अपन पहले प्रोपोर्शनलिटी लॉ लिखते हैं, फिर उससे फॉर्मूला फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर का एक जनरल फॉर्मूला है, उससे अपन उसके लॉ भी बना सकते हैं, और लॉ अपने को लर्न हो तो अपन फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, अपन पहले इसका जो जनरल सिंपल अपने पास इक्वेशन है उससे अपन इसके लॉ डिराइव करेंगे, क्योंकि वो ईजी रहेगा। जैसे अपन जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन जिसको कहते हैं अपन PV = nRT। PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन है।
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब इसी को अपन जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को ऑस्मोटिक प्रेशर यानी सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये गैस के लिए होती है, जहाँ पे ये प्रेशर है गैस का, ये नंबर ऑफ मोल्स है गैस के। अब इसको सॉल्यूशन पे अप्लाई करें तो पी की जगह अपने को लिखना होता है पाई और एन की जगह लिखना होता है N2। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड 2 फॉर सोल्यूट। तो अब इस इक्वेशन को अपन जो है सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको यदि अपन देखें तो पाई, ये सिंपल इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन से ही इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपन ने सॉल्यूशन के लिए बनाया है। पी की जगह अपन पाई लिखते हैं और एन की जगह लिखते हैं N2। अब सपोज v को यदि अपन इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा N2 अपॉन वी इंटू आर टी। N2 अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तीनों सॉल्यूशन के लिए है, ये सोल्यूट के लिए है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये मोलैरिटी होती है। तो पाई को यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ये N2 अपॉन वी, यह है मोलैरिटी, और मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसको C अपन डिनोट कर सकते हैं, तो ये हो गया CRT। अब R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अपन जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाते हैं तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। अब इसको यदि अपन ऑपोजिट सोचें तो अपन कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इक्वल की जगह प्रोपोर्शनल आ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं दो केस निकलेंगे, जब C कांस्टेंट हो तो ये T के प्रोपोर्शनल होगा, और T कांस्टेंट हो जब पाई C के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अपन दो जो लो है ऑस्मोटिक प्रेशर के वो निकलते हैं। फर्स्ट तो ये है कि ऑन कांस्टेंट T इन ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दूसरा अपने पास होगा ऑन कांस्टेंट T यानी ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, तो अब इन दोनों को यदि अपन कंबाइन करते हैं तो ये अपने पास आता है, फिर इससे ये आता है, इससे ये आता है, इससे ये आता है। तो इसको अपन इस साइड में भी लर्न कर सकते हैं, इस साइड में भी लर्न कर सकते हैं। ये जो दोनों एक ही लिख दिया अपन ने, ये होगा ऑन कांस्टेंट C पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, तो जब T कांस्टेंट होगा तो ये C के प्रोपोर्शनल होगा, और C कांस्टेंट होगा तब ये T के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये इन दोनों, ये दो लो है अपने पास, इसको अपन कहते हैं वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ, और ये अपने पास है वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये तो बॉयल्स लॉ अपने पास जो गैस में आता है उससे के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन ये जो है चार्ल्स लॉ जो आता है उसके इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि चार्ल्स लॉ जो होता है वो होता है अपने पास V इज प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि यहाँ अपन कह रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। यदि गैसियस स्टेट से अपन रिलेट करेंगे तो ये गैलुसेक लॉ के इक्विवेलेंट हो गया, P इज प्रोपोर्शनल टू T के, लेकिन इसको यहाँ पे वॉन्ट ऑफ गैलुसेक लॉ न कह के अपन कह रहे हैं वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि ये दोनों लॉ है अपने पास, और ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जिससे अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स सोल्व किए जाते हैं। तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स अपन देख लेते हैं अब। तो ये इक्वेशन है अपने पास, पाई वी इज इक्वल टू N2 RT, पाई वी इज इक्वल टू N2 RT। इससे दो चीज़ें बनती है अपने पास जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो ये है कि V को यदि इधर ले जाएंगे अपन तो पाई हो जाएगा N2 अपॉन वी RT, N2 अपॉन वी C होता है कंसंट्रेशन, तो ये हो गया CRT। यानी कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर अपने पास किसी सॉल्यूशन का गिवन हो तो अपन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। R जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, C जो है वो हमेशा यहाँ पे मोलैरिटी होगी, टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन। अच्छा, फिर पाई का जो अपने पास
यूनिट है वो किससे डिटरमाइन होगी, ये डिटरमाइन होगी आर से। आर की जो वैल्यू लेंगे उसकी जो यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग अपने पास पाई की यूनिट आएगी। ठीक है, जैसे आर अपन जानते हैं, आर की 3 वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसमें लेते हैं तो पाई जो है वो अपने पास ये ऐसा यूनिट्स है, पाई ऐसा यूनिट में आएगा, इससे में पास्कल। आर यदि लेते हैं 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो इस कंडीशन में जो पाई आएगा अपने पास वो आएगा बार के अंदर। और ये यदि लेते हैं 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो इस समय जो पाई आएगा वो आएगा एटीएम में। तो आर की जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग अपने पास पाई की यूनिट आएगी। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइक कैलकुलेट पाई एंड कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 ग्लूकोज सॉल्यूशन 827 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें पाई कैलकुलेट करना है, ये सी है अपने पास कंसंट्रेशन, सी अपने पास हो गया 1/10 m, और टेम्परेचर यहाँ से निकाल लेंगे अपन। टेम्परेचर है 27 + 273 यानी 300 केल्विन। आर जो है इन तीनों में से जैसे ये ले लिया अपन ने, तो पाई फिर बार के अंदर आ जाएगा, तो पाई होगा अपने पास सी यानी 1/10 CRT 1/10 इंटू R 0.083 होता है, और ये आ गया अपने पास 300 केल्विन। तो ये जो आंसर है अपने पास ये से कैंसिल हुआ, ये 9 8 3 24, ठीक है 0 एंड 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लिखा, तो ये अपना आंसर जो है वो आ गया बार के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अपन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर गिवन हो तो उससे अपन पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि क्वेश्चन अपने पास ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वहाँ पे अपन यूनिट देखेंगे और यूनिट के अकॉर्डिंग अपन आर की वैल्यू लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है इसके बाद सेकंड टाइप का जो इसका क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट टाइप जो है इसमें नेक्स्ट टाइप इसके अंदर आता है N2 को यदि अपन लिख सकते हैं पाई V = W2 RT। N2 जो है N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये 2 है यानी सोल्यूट के लिए है, तो ये दोनों भी सोल्यूट के लिए होंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा W2/M2 RT। अब यहाँ पे 2 केस है, देखो V गिवन होता है जनरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर भी गिवन होता है, डिग्री सेल्सियस में है तो अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। W2 जो है वो है मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब M2 और पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का और सोल्यूट का मोलर मास, इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होती है और दूसरी अपने को कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो और वैसे अपन जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, अब यहाँ पे पाई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया क्योंकि ये N2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं अपन सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो उसमें प्रेजेंट जो N2 है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है इररेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ सोल्यूट। तो पाई भी जो है वो N2 के ऊपर डिपेंड करता है, देख अपन फॉर्मूला से देख सकते हैं, तो इसलिए भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, पाई इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन की जिस प्रॉपर्टी के अंदर ऊपर यहाँ पे N2 आता है उसको अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। अब जो है अपने पास M2 फाइंड आउट करना, यदि पाई दिया हुआ है तो अपन M2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपन जानते हैं कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो सभी उनका जो यूज़ है वो अननोन सोल्यूट के मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, इसलिए और यहाँ पर उसी तरह से अपन पाई का यूज़ भी कर सकते हैं अननोन सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। और इसको जनरली जो है पॉलीमर्स जो है अपने पास, पॉलीमर्स जैसे कि प्रोटीन है,
और दूसरे बायोपॉलीमर जो हैं उनके मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए अपन पाई को प्रीफर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर कि पॉलीमर्स जो है प्रोटीन जैसे है इनका मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रीफर किया जाता है, तो उसका आंसर था ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और भी अलग, लेकिन इन पॉलीमर्स के मोलर मास के लिए अपन पाई को ही प्रीफर करते हैं क्योंकि इससे पाई से इनका जो मोलर मास है वो सही आता है। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन देखें अपन, जैसे 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व into water to prepare 0.2 liter of solution whose osmotic pressure या pi is suppose it is 0.821 या 0.83 bar at 27 degree Celsius, then what will be तो मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। जैसे सोल्यूट भी यहाँ पे अपन प्रोटीन ले लेते हैं, मोलर मास ऑफ दैट प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि आपके पास जैसे ये इक्वेशन है, इससे इसको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन में अपन देख सकते हैं M2 फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो M2 के लिए M2 यहाँ लेके जाएंगे, पाई भी नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया, इसमें वैल्यूज पुट करनी है अपने को। वैल्यूज अपन जानते हैं, ये W2 हो गया मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम। R जो है, अब ये अपने पास बार में है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये भी बार के अकॉर्डिंग लिया जाएगा 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R हो गया, T जो है अपने पास दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में यदि कन्वर्ट करें तो 300 केल्विन। और पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर अपने पास 0.83 बार एंड V जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है 0.2 लीटर। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ है बहुत सिंपल सी है, ये अपन ने क्वेश्चन में देख के यहाँ पे पुट कर दी है। इसके बाद में यदि इसको अपन सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करने पर जैसे इसको अपन देखते हैं, ये 20 टाइम्स कट है, ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगी, ये 10 से 10 कैंसिल और ये आ जाएगा 600 ग्राम पर मोल। इनको कट कर सकते हैं बार, लीटर से लीटर, केल्विन से केल्विन, ये आ गया ग्राम पर मोल के अंदर। तो इस तरह से अननोन जो सोल्यूट है उसका मास दिया हुआ है, वो कितने लीटर में डिजोल्व वो दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो उससे अपन अननोन सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो फॉर्मूला अपने पास बना है, जितने भी फॉर्मूले बने हैं उसमें I भी आता है। जैसे पाई के अपन ने 2 फॉर्मूले लिखे, एक तो CRT लिखा, एक अपन ने लिखा पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 RT पाई V, इस V को यहाँ ले जाएंगे तो दोनों के अंदर यहाँ पे I आता है। अभी I क्या है, I वॉन ऑफ फैक्टर है, ठीक है। और क्योंकि अपन मेन ऑस्मोटिक प्रेशर पे फोकस कर रहे हैं तो वॉन ऑफ फैक्टर को यहाँ पे अपन डिस्क्राइब नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो होगा, वहाँ पे वॉन ऑफ फैक्टर जो है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपन मान लेते हैं इन क्वेश्चंस में कि कोई I इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, उस तरह के क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए। पहले अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, सम टर्म्स रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे या इसके कंपैरिजन के बेसिस पे अपन सॉल्यूशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट अपने पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, यानी एक सॉल्यूशन के लिए अपन नहीं बता सकते हैं, ये एक रेफरेंस जो दिया हुआ है उस सॉल्यूशन से कंपैरिजन करके दूसरे सॉल्यूशन के लिए बताई जाती है। तो आइसोटोनिक क्या होता है, 2 ऐसे सॉल्यूशन, देखो वर्ड वाइज देखते हैं तो आइसो का मतलब होता है सेम एंड टोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। या ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह अपन कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है। तो दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है या उनकी कंसंट्रेशन सेम है, उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब होता है मोर, लेस, एंड टोनिक का मतलब होता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन। तो दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उनमें जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, तो वो सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब होता है मोर एंड टोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन। तो दो सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशंस के अंदर जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, वो सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रेफरेंस लेके बताते हैं, अकेले सॉल्यूशन के लिए नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है एक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो वो दूसरे का हाइपरटोनिक हो जाए। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव मैनर में आता है। तो इसका अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अपने पास ह्यूमन सेल है। ह्यूमन सेल जो है इसमें NaCl होता है 0. इसमें जो है NaCl ये होता है 0.9 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो जैसे इसमें अपन ये NaCl है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे एक सर्कल 0.1 ग्राम के लिए तो ये 9 सर्कल हो गए। अब यदि इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना होगा तो इसी NaCl कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन अपने को रखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो सॉल्यूशन है अपने पास, इसमें भी NaCl 0.9 ग्राम पर लीटर है, यानी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है NaCl की वो ह्यूमन सेल के इक्वल है, यानी ये जो सॉल्यूशन है वो ह्यूमन सेल का आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एक ऐसा सॉल्यूशन लिया अपन ने जिसमें NaCl को अपन ने कम रखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पानी बहुत ज़्यादा है, NaCl जो है वो बहुत कम रखा है अपन ने, जैसे 0.3 ही रखा है ग्राम पर लीटर में। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें इसकी कंसंट्रेशन इसके रेफरेंस में कम है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो ह्यूमन सेल का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड लिया है अपन ने जिसमें NaCl बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम रखा है अपन ने, तो ये जो सॉल्यूशन है ये ह्यूमन सेल का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेल। तो ये अपने इनकी जो टर्मिनोलॉजी दी है देखी। अब अपन देखेंगे कि जब इन सॉल्यूशंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे एक बार ह्यूमन सेल को अपन इसके कांटेक्ट में रख दें, इसके कांटेक्ट में या इसके कांटेक्ट में रख दें SPM से सेपरेट करके, तो फिर कौन सी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले अपन जो है जैसे इन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, जैसे अपन एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर ह्यूमन सेल को रखा है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो अब दोनों तरफ ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो वही कंसंट्रेशन होगी। तो अंदर और बाहर दोनों तरफ अब ये ह्यूमन सेल है और ये बाहर इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है। अपने पास सोल्यूट की जो अमाउंट है वो सेम है, सोलवेंट की अमाउंट भी सेम है, और अपन जानते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो सोलवेंट या सोल्यूट अमाउंट के डिफरेंस की वजह से होता है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कोई नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। यानी जब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को अपन रखते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके, तो उन दोनों के बीच में कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो इसका मतलब अपन जो है ह्यूमन सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में प्रिजर्व कर सकते हैं, उससे उसकी वाटर कंटेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए अपन देखते हैं, तो अगेन जैसे अपन ने वही सेल ली, अब सेल ह्यूमन सेल है, यहाँ पे NaCl अपन जानते हैं 0.9 ग्राम पर लीटर है। अब बाहर इसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा है, हाइपोटोनिक यानी पानी बहुत ज़्यादा होगा, हाइपो यानी लेस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, और NaCl की जो अमाउंट है कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। तो ये अपन देख सकते हैं कि अब अपन ने डिफाइन किया था थ्रू SPM सोलवेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं मोर सोलवेंट से लेस सोलवेंट की ओर, या लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन की ओर।
तो अब इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो सेल के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन एंडोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस कब होता है? जब किसी सॉल्यूशन को उसके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो उस ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हैं, इसको एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए देखते हैं। तो इसमें जैसे कि ये सेल ली वापस अपने, अब हाइपरटोनिक मतलब बाहर जो है वो कंसंट्रेशन अपन ज़्यादा रखेंगे, बाहर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, NaCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, पानी का जो अमाउंट है वो कम है। अंदर यदि अपन देखें तो वाटर का अमाउंट बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल है या सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है वो मोर सॉल्वेंट से लेस सॉल्वेंट यानी अंदर से बाहर की ओर मूव करेंगे, इसको अपन कहते हैं एक्सोस्मोसिस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सोस्मोसिस कब होता है, एंडोस्मोसिस कब होता है। कंडीशन दे दी जाती है कि सॉल्यूशन को इसको कांटेक्ट में रखा है तब क्या होगा, किधर मूवमेंट होगा, वो अपने को पता होना चाहिए। तो एक्सोस्मोसिस कब होता है? जब किसी सॉल्यूशन को उसके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं गैस पीएम से सेपरेट करके, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स उस ओरिजिनल सॉल्यूशन से बाहर की ओर मूव करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सो मतलब एग्जिट, ठीक है। तो इनकी टर्म्स अपन ने डिस्कस की। अब एक इसमें जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म है अपने पास, मेडिकल कंडीशन है ईडिमा। ईडिमा क्या होती है? जैसे ये अपन जानते हैं कि अपन जो भी चीज़ इंटेक करते हैं, जो भी चीज़ ईट करते हैं, वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होकर ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड के कांटेक्ट में सारी सेल्स होती है। अब जिस कोई पर्सन है वो इन सॉल्ट पार्टिकल्स का ज़्यादा इंटेक कर रहा है, शुगर पार्टिकल्स का ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर, इसको अपन ब्लड मान लेते हैं, ब्लड के अंदर जो है इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सोल्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो सेल है, तो सेल से जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा ब्लड के अंदर और जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। इसकी वजह से जो है पेन होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है जॉइंट्स के अंदर, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन ईडिमा। अब अपन जानते हैं कि इन पेशेंट्स को जिनके अंदर सोल्ट इनके खाने की वजह से इन्फ्लेमेशन आ गया है, जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, तो उनको डॉक्टर इन सोल्ट और शुगर पार्टिकल्स का कम इंटेक करने की एडवाइस देते हैं, जिससे ब्लड के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाए और जो वाटर बाहर जा रहा था, सेल से बाहर जा रहा था वाटर, वो रुक जाए, ठीक है। तो ये अपने इनके टर्म्स जितने भी थी वो डिस्कस की। लास्ट में क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप अपन देखते हैं। तो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हर पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, डिफ्यूजन पे भी बन सकता है, कोई भी चीज़ अपन अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में जो है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज और देख लेते हैं अपन। 5W/V% ग्लूकोज solution is isotonic with 12W/V% solution of a non-organic solid A, ठीक है। Then find the molecular mass of A, calculate molar mass of A। यहाँ पे ग्लूकोज है और ये है, ये दोनों सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, यानी इन दोनों के ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो इक्वल है। पाई ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू पाई ऑफ ए, और इनकी कंसंट्रेशन दे रखी है। अब ग्लूकोज का मोलर मास अपने को पता है, C6H12O6 निकालेंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, पर ए जो है वो अननोन है, इसका मोलर मास अपने को फाइंड आउट करना है। तो पाई का जो फॉर्मूला है वो अपन रखेंगे W2RT/M2V, ये चीज़ ग्लूकोज के लिए, इक्वल टू W2RT/M2V, ये चीज़ ए के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज़ रखते हैं। देखो सेम टेम्परेचर है दोनों तरफ तो T कैंसिल, R कांस्टेंट है दोनों तरफ सेम होगा, ये भी कैंसिल। वॉल्यूम जो है मोलर मास यहाँ ग्लूकोज के लिए होगा 180, ये अपने को फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ ए। W2 और V की जो वैल्यू वो इससे लिखी जाएंगे। 5W/V% का मतलब ये होगा कि 5 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5 ग्राम ग्लूकोज के लिए और ये लिखेंगे 100 ml के अंदर। ये इधर आ जाएगा 5 ग्राम ऑफ ए, 12 ग्राम ऑफ ए इज डिजोल्व इनटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml से 100 ml कैंसिल, यूनिट भी कैंसिल हो जाएगी, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब केवल एक चीज़ बची अपने पास, 5 ग्राम अपॉन 180 इज इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन m2 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन m2। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो m2 जो है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ A, ये आ जाएगा 180 इंटू 12 अपॉन 5। इसको कैंसिल करते हैं, 3 और 6, ठीक है, 15 और ये हो गया 7 और 43, तो 432 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब लास्ट में ये जो है कंप्लीट होता है वीडियो। ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितने भी अपने पास पॉइंट्स हो सकते थे, इसको चाहे अपन ऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट मान लें, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लें, ठीक है, या अपन एक बायोलॉजी का पॉइंट मान लें, और इसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते थे, जिधर से भी थियोरेटिकल पॉइंट हो सकता था, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल टाइप, जितने भी तरह की जो चीज़ें हो सकती थी, वो सब अपन ने डिस्कस की है। एंड इन लास्ट, if you understand these things, then please subscribe the channel and share to others.